Hello, good afternoon, everybody. Now I am going to teach you the topic laryngitis, which is mentioned in your syllabus. So now, in the sequence of online tutorial, the topic is laryngitis. So coming to the topic, let's start. Laryngitis. List of two types, acute and chronic. So first coming to acute laryngitis. Acute laryngitis जो है इसको टू टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। तो फिर इसकी एटियोलॉजी, इसके कारण जो है वो इस प्रकार से हैं। इन्फेक्शियस के कारण जो है, इट इज मोर कॉमन एंड यूजुअली फॉलो अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। सेकंड, यूजुअली वायरल इन ओरिजिन बट बैक्टीरियल इन्वेजन occurs soon. थर्ड जो है वो कॉमन बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड which are associated with Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, hemolytic streptococci, and Staphylococcus aureus. Then xanthomatus fevers are also associated with it. तो ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के कारण होता है, वायरल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, एक्जेंथेमेटस फीवर्स में भी ये हो सकता है। नॉन इन्फेक्शियस जो है उसके जो एटियोलॉजिकल फैक्टर है वो वोकल एप्यूल, एलर्जी, थर्मल और केमिकल बर्न्स, लैरिंजियल ट्रॉमा ड्यू टू एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन। तो ज्यादा बोलने से, ऊंची बोलने से, किसी प्रकार के एलर्जी के कारण, किसी प्रकार के जलने के कारण, चाहे वो थर्मल हो या किसी केमिकल बर्न के कारण हो, या फिर अगर एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन के टाइम कोई ट्रॉमा हो जाए, उन वजह से जो नॉन इन्फेक्शियस एक्यूट लैरिंजाइटिस हो सकता है। फिर है इसके क्लिनिकल फीचर्स। सिम्टम्स होर्सनेस ऑफ वॉइस, यानी कि आवाज का भारीपन होना या गले में खरखरा जो है खरखराहट होना, पेन इन थ्रोट, ड्राई का प्रेजेंट यूजुअली एट नाइट, ड्राइनेस ऑफ थ्रोट, तो गले की में खराश होना, गले में दर्द, सूखी खांसी जो कि अधिकतर रात को होती है, और गले का सूखना, ये इसमें लक्षण मिलते हैं। Then coming to signs, in early stages, erythema and edema of epiglottis, aryepiglottic folds, arytenoids and ventricular folds. तो शुरुआती अवस्था में जो लैरिंक्स के पार्ट जैसे एपिग्लोटिस है, एरियोपिग्लोटिक फोल्ड है, एरिटेनॉइड्स है और वेंट्रिकुलर फोल्ड है, इनमें एरिथीमा और एडिमा मिलता है। उसके पश्चात लेटर ड्यू टू एप्रीमिया वोकल कॉर्ड्स बिकम रेड एंड स्वॉलन। उसके पश्चात जो वोकल कॉर्ड भी जो है वो इन्वॉल्व हो जाती है और वो लाल वर्ण और शोथ युक्त हो जाती है। And presence of sticky secretions, तो sticky secretions प्रेजेंट रहती हैं। तो एक्यूट लैरिंजाइटिस की जो ट्रीटमेंट है वो इस प्रकार से, वोकल रेस्ट, मतलब कम से कम बोलना, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। देन स्टीम इनहेलेशन, इट हैज सूथिंग इफेक्ट एंड लूजन विस्केट secretions। तो स्टीम इनहेल से जो है ये आराम देता है गले को, और जो secretions हैं, जो चिपकी हुई secretions हैं, उनको लूज करता है।
Then antibiotics. These are prescribed in case of secondary infection. अगर secondary infection present है तो antibiotics को prescribe करना पड़ता है. Then analgesics and cough sedatives. These are used to reduce pain and discomfort. तो पेन किलर्स को ऐसे sedatives जो कफ को खत्म करें या कम करें वो दिए जाते हैं ताकि पेन कम हो जाए और जो डिस्कम्फर्ट है उसकी फीलिंग कम हो. Then steroids. These are useful in laryngitis as a result of thermal or chemical wounds. अगर किसी प्रकार के दर्द से या जलन से या बर्न से laryngitis हुआ है तो उसमें steroids यूज किया जाता है. Then coming to chronic laryngitis. जो chronic laryngitis है is inflammation of whole larynx including true cords, ventricular vents, intra-audinate space and epiglottis roof. तो इसमें पूरा का पूरा जो larynx का पार्ट है वो इन्वॉल्व हो जाता है chronic laryngitis में. तो इसके एटियोलॉजिकल फैक्टर्स जो है वो फर्स्ट इज रिकरेंस ऑफ एक्यूट लैरिंजाइटिस. एक्यूट लैरिंजाइटिस के बार-बार होने से यही हो सकता है. Then due to presence of chronic infection in surrounding structures such as paranasal sinuses, teeth or chest. तो अगर कोई इन्फेक्शन है जैसे वो पैरानेजल साइनस में है, दांत में है या छाती में है तो उसके कारण भी जो क्रॉनिक जो लैरिंजाइटिस हो सकता है. Then occupational factor exposure to dust and fume. जो लोग डस्ट और धुएं में काम करते हैं उनकी वजह से भी ये क्रॉनिक लैरिंजाइटिस ज्यादा एक्सपोजर से हो जाता है. Then vocal cord lesion. वोकल कॉर्ड में अगर लीजन हो जाए तो भी ये क्रॉनिक लैरिंजाइटिस को कर देता है. Then smoking and alcohol. स्मोकिंग और अल्कोहल भी क्रॉनिक लैरिंजाइटिस का एक एटियोलॉजिकल फैक्टर है. Then coming to clinical features. इसमें भी होर्सनेस और वॉइस मिलता है. ड्राइनेस एंड पेन थ्रोट, ड्राई कफ. तो होर्सनेस आवाज का बदली होना, गले में दर्द और सूखापन, सूखी खांसी का होना, ये लक्षण इसमें हमें पाए जाते हैं. देन साइंस में हाइपरमीया ऑफ लैरिंजियल स्ट्रक्चर्स. तो जो लैरिंग्स के स्ट्रक्चर्स हैं जो जैसे एपिग्लॉटिस है, रिटिनोइड फोल्ड्स हैं या अन्य वोकल अन्य स्ट्रक्चर जैसे ट्रू कॉर्ड्स हैं, वोकल कॉर्ड्स हैं, तो उन सब में जो हाइपरमीया मिलता है. अब वोकल कॉर्ड्स जो है वो डल हो जाती हैं. विस्केड म्यूकस इज प्रेजेंट और म्यूकस जो है चिपचिप पार्ट वाली जो है वो प्रेजेंट रहती है. तो क्रॉनिक लैरिंजाइटिस की ट्रीटमेंट जो है वो है इन्फेक्शन ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मस्ट बी ट्रीटेड. अगर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की कोई इन्फेक्शन है तो उसको ट्रीट करना. Then second is to stop or avoid irritating factors like smoke, alcohol, dust, fumes and environmental pollution should be avoided. तो irritating factor जैसे smoke हो गया, alcohol हो गया, dust हो गया, धुआं हो गया, environment का pollution हो गया, इनको avoid करना. Then voice rest. It should be prolonged for months. तो voice rest जो है इसमें ट्रीटमेंट का मेन पार्ट है. तो जितना कम बोला जाए और जितने समय लंबे समय तक कम बोला जाए उतना ही रोगी जल्दी ठीक होता है. Then speech therapy. स्पीच थेरेपी मतलब धीरे धीरे बोलने का प्रयास करना ताकि कम से कम बोलने में ज्यादा से ज्यादा बातें समझाई जा सके दूसरे को. Then expectorants, these provide relief and help to loosen viscid secretion. तो expectorants दिए जाते हैं
जो कफ का शमन करने के लिए कफ को बाहर निकालते हैं और secretions को बाहर निकालते हैं और रिलीफ कर देते हैं। देन स्टीम इनहेलेशन, स्टीम का इनहेलेशन, इसके लिए कार्बोल प्लस के कैप्सूल आते हैं, 2 कैप्सूल को डाल के इनकी स्टीम अगर सुबह ली जाए तो उससे आराम मिलता है। Thank you very much. Our topic of laryngitis is complete. It is well in your syllabus, so go through it and study it. तो ये जो laryngitis का टॉपिक है वो आपके सिलेबस में है, इसको पढ़िए। ये अभी वाली जो मेरी बुक है उसमें नहीं है, तो मैं पहले वो टॉपिक्स कवर करवा रहा हूँ जो मेरी बुक में एट प्रेजेंट वाले एडिशन में नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स के पास वही बुक है, तो कोई टॉपिक रह ना जाए तो उनको कवर करने के लिए पहले वहाँ से मैं ये ले रहा हूँ, ताकि स्टूडेंट्स को जो है वो बेनिफिट रहे और वो किसी प्रकार का उनको लॉस ना हो। बुक वाले टॉपिक्स तो चलो स्टूडेंट खुद पढ़ के समझने की कोशिश कर सकता है, और जो नहीं समझे तो वो हमसे पूछ सकता है, और जो बुक में है ही नहीं तो उसके लिए मुश्किल है। तो इसलिए ये टॉपिक्स मैंने आपको पहले स्टडी करवा रहा हूँ ताकि आपको इसका बहुत बेनिफिट मिले। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। तो अब लॉकडाउन पीरियड आपको पता है बढ़ गया है, तो घर पे रहिए, तो स्टडी तो करनी ही पड़ेगी, है ना। तो स्टडी करनी है तो उसके लिए आपको बैठना भी पड़ेगा। घर पे बैठे हैं तो ठीक है, दूसरे अपने एंटरटेनमेंट कर लिए, घर के काम कर लिए, तो स्टडीज के लिए एटलीस्ट 2 से 3 घंटे निकाल लीजिए, ताकि आपका जो मेन एम है दैट इज स्टडी, वो भी साथ में चलता रहे, और सबसे प्रायोरिटी स्टडीज की ही होनी चाहिए, बेशक आप चाहे घर पे ही हैं। तो होप है कि 3 मई के बाद शायद कॉलेज खुल जाएगा, हो सकता है आपकी छुट्टियां भी पड़ जाएं, पर हमारा ऑनलाइन टीचिंग जो है वो चलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।